हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं साइंस के। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, कार सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा, यह आर से अधिक होगा। ऑप्शन बी है या आर से कम होगा। ऑप्शन सी है या आर के बराबर होगा। एंड ऑप्शन डी है यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी सही होगा। ठीक है, यह आर से कम होगा। ठीक है, किसी वस्तु में गतिज घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिकी घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रैक्शन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ ऑप्शन ए है क्षैतिज बना रहेगा। ऑप्शन बी है क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ऑप्शन सी है क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन डी है प्रवलीय वक्र का आकार होगा। तो इसका आंसर सी होगा, क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों का वाहन, ऑप्शन ए है बाहरी पहियों पर उल्टेगा। ऑप्शन बी सेकंड है अंदर के पहियों पर उल्टेगा। ऑप्शन थ्री है बाहर की ओर फिसलेगा। और फोर्थ है अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला कथन बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एक और तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला कौन सा है, सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन बी है ए इज इक्वल टू यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी है ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। एंड ऑप्शन डी है ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ थ्योरी। गुरुत्व के अधीन गति, ग्रहों की गति, सूर्य के चारों कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ठीक है, किसी ग्रह के चारों परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एक तथा मंगल के दो उपग्रह हैं। पृथ्वी के एक और मंगल के दो उपग्रह। शनि के सर्वाधिक उपग्रह 82 हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ठीक है, शनि के 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ग्रहों से की गति संबंधी केपलर के नियम, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम है। जर्मन खगोल शास्त्री जोनेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला नियम है सभी ग्रह सूर्य के ओर दीर्घाकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। ठीक है, दूसरा नियम है सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समांतर समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। ठीक है, ये दूसरा नियम है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। और तीसरा नियम है, ठीक है, और तीसरा नियम दिया हुआ है, दूसरे नियम से भी यह स्पष्ट होता है, द्वितीय नियम से यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसकी चाल अधिकतम प्रतीत होती है। ठीक है, और तीसरा नियम है किसी ग्रह के प्र- किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अर्ध, ठीक है,
किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनाक्रमणानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा नियम था। सरल लोलक, ठीक है, यदि लंबाई में ना बढ़ने वाली, ठीक है, यदि लंबाई में ना बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के और पतले धागे से बांध कर किसी दृढ़ आधार से लटका दे, यही व्यवहारिक सरल लोलक है। ठीक है, तो लोलक के बारे में देख लिया। धातु के गोले धातु के गोले को गोलक कहते हैं तथा निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। T = 2 पाई √L/G। L मतलब होता है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, कुछ प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी है वराहमिहिर ने, ऑप्शन सी है बुद्धगुप्त ने और ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने पहले ही न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी तथा सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी है जॉन एडम्स ने। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर उत्कृष्ट होने वाली प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच, ठीक है, कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन ने एंड ऑप्शन डी है जॉन एडम्स ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर उत्कृष्ट होने की प्रवृत्ति है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे की ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा इससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस और ऑप्शन डी है आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण, ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्वारा, ठीक है, उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके अनुसार
दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ F मतलब बल होगा, m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी और g मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में क्षयणता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, गुरुत्व नहीं होता इसलिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी है कम गति से गतिमान होगा, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ऑप्शन डी अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ऑप्शन है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी है वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, ऑप्शन सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ऑप्शन डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा के मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के ओर अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 50 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। ऑप्शन ए है अब जितना है उसका 2 गुना, ऑप्शन बी है अब जितना है उसका 4 गुना, ऑप्शन सी है अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर 2 गुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। ठीक है, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माना वर्तमान में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है F = G m(s)m(e) अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो उसका कितना भाग हो जाता है? चौथाई भाग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील एंड ऑप्शन सी है सभी गलत है। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अपरिवर्तित होता है। आदर्श परिस्थितियों में वायु
प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान उस पर लगाए जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण के अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है मोम, ऑप्शन सी है लोहा एंड ऑप्शन डी है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। ऑप्शन बी है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन डी है कुछ अंतराल में गिरेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, पहले लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को ऊपर ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो आंसर हमारा सी सही होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो गेंदे ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है भूमि पर ए पहले पहुंचेगी। ऑप्शन बी है भूमि पर बी पहले पहुंचेगी। ऑप्शन सी है भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, भूमि पर दोनों ए तथा बी एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। दोनों गेंदें ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों को समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है। अतः एच 20 मीटर है, प्रारंभिक वेग ओ 0 है। ठीक है, गति समीकरण गुरुत्वाधीन गति के लिए दोनों गेंदों की ऊंचाई 20 समान है, तो अंतिम वेग भी समान है। गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं आता, दोनों के समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन ए कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, और ये हमारा कारण जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 भाग है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार के 1/6 भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर
न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भाग ध्रुवों पर अधिकतम, बी है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, और सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, और डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। वायु में, जल में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा सी, हाइड्रोजन में। एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में अधिक होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय बल और पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें से सही दर्शित किया गया है। ठीक है, तो समय और विस्थापन का है, तो d को विस्थापन से और t को समय दिया गया है, तो इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, विरामावस्था से गुरुत्व बल के कारण स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय का समीकरण है, अतः विलय ए रेखाचित्र सही प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन ए है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 19.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 29.4 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी है 39.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी होगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो उसका वेग होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमारा ए दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी है 3 सेकंड और यू है 0, तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें मिल जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 0.5% कम हो जाएगा, और ऑप्शन डी है 2% कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा डी सही होगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तो पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होगा, 2% बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या को कम कर देते हैं तो हमारा जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेटर देन 550 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन 750 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 950 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है 980 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। ठीक है, विनाशकारी भूकंप के त्वरण के कारण त्वरण का मान 980
सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए है 100/6 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 60 kg, ऑप्शन सी है 100 kg किलोग्राम और ऑप्शन डी है 600 kg। ठीक है, ऑप्शन डी है 600 kg। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 100 kg। ठीक है, 100 किलोग्राम। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 100 kg है, ठीक है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, 100 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी है निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए होगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।